नमस्कार साथियों, जीएस के सामान्य अध्ययन का 36वां वीडियो क्लास आप देख रहे हैं। इससे पहले 35 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। साथियों, दो और वीडियो आएगा, हम लोग भारतीय इतिहास कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हम लोगों ने पूर्वावलोकन के प्रश्नों को उठाया, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था और उन सभी के एक्सप्लेनेशन को किया। तो जो साथी नए हैं, विजिट करके चैनल पे आपको कोर्स मिलेगा, अपने चैनल की डिटेल में जाएंगे, कोर्स मिलेगा, उस कोर्स पे क्लिक करके पूरे वीडियो को देख लीजिएगा, आपका भारतीय इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद साथियों, दो वीडियो के बाद हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या है। उत्तर सी, 5 प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था। उत्तर होगा 5। 1937 में हमारे भारत में ब्रिटिश काल के दौरान प्रांतीय चुनाव होता है, प्रांतीय स्वायत्तता दी जाती है, प्रांतीय स्वायत्तता और प्रांतों में चुनाव होता है 1935 के अधिनियम के तहत। किस सन में? तो 1937 में, जिसमें टोटल 11 प्रांत में चुनाव होता है, 11 प्रांत में। और इस 11 प्रांत में साथियों, पांच में पूर्ण बहुमत से पांच में पूर्ण बहुमत से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और तीन प्रांतों में गठबंधन से यानी मिला जुला के, तो इस प्रकार टोटल 8 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने सरकार में आती है, राज्य सरकार में आती है, राज्य के मंत्रिपरिषद में आती है, मंत्रिमंडल का गठन करती है। अगर यहाँ पूछा जाए 3 प्रांत कौन थे जिसमें गठबंधन बना था, तो इसमें था साथियों बम्बई बम्बई असम, बम्बई असम और उत्तर पश्चिम प्रांत। इसके अलावा जो 5 पूर्ण बहुमत वाले राज्य थे, 5 पूर्ण बहुमत वाले राज्य थे, इनको भी याद रखे रहिएगा आप। इसमें यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत था, जो आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा साथियों मध्य प्रांत बरार, मध्य प्रांत और बरार एक राज्य था, ये दूसरा। इसके अलावा साथियों मद्रास मद्रास इसके अलावा बिहार, चौथा बिहार और पांचवा उड़ीसा। इन 5 प्रांतों में 1937 के पहली बार भारत में हुए चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला और 3 प्रांतों में मिला जुला करके सरकार में आई। 8 प्रांतों में कुल सरकार का गठन किया था। लेकिन साथियों 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण कर दिया जाता है। जर्मनी द्वारा पोलैंड पर अटैक होता है, आक्रमण होता है। इसी अटैक के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। और हमारे भारत से बिना सलाह मशविरा के, भारत को बिना बताए भारत को भी युद्धरत घोषित कर दिया जाता है ब्रिटेन के द्वारा। ब्रिटेन हमारे भारत को युद्धरत घोषित कर देता है अपनी तरफ से। इसी से नाराज होकर के 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने सभी 8 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। 28 माह के शासन के बाद 28 माह के शासन के बाद कांग्रेस ने अपने सभी प्रांतों से त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद त्याग पत्र देने के ठीक एक महीना बाद 22 अक्टूबर से एक महीना का मतलब हुआ कि 22 एक महीने के साथ 2 महीना, 22 दिसंबर याद रखिएगा। 22 अक्टूबर से 2 महीना बाद 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग, जो विपक्ष की पार्टी थी, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी मुस्लिम लीग, इसने मुक्ति दिवस मनाया, थैंक्स दिवस मनाया, धन्यवाद दिवस मनाया कि जो सत्ता पक्ष थी उसने त्याग पत्र दे दिया। 22 दिसंबर 1939 मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस, धन्यवाद दिवस या थैंक्स दिवस के रूप में मनाया था। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। 28 महीने के शासन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को त्यागपत्र दे दिया। कारण था द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारत से सलाह मशविरा भारत को ब्रिटेन द्वारा युद्धरत घोषित कर दिए जाना। तीसरा प्रश्न पूछा गया, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ, वह स्थित है। हरिपुरा हमारे भारत के गुजरात प्रांत में स्थित है, गांव है गुजरात का एक हरिपुरा, जहां पर 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। चौथा प्रश्न पूछा गया है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए? उत्तर होगा सी, त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी, ये भी ग्रामीण अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। त्रिपुरी कहां पर? तो जबलपुर में है साथियों,
त्रिपुरी जबलपुर में, और जबलपुर मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के त्रिपुरी गांव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1939 ईस्वी में होता है। 1939 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरा में एक विवाद भी हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस पहली बार 1938 हरिपुरा अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। 1938 हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव जीतते हैं और अध्यक्ष बनते हैं। दूसरी बार पुनः अगले साल 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस चुनाव लड़ते हैं। इनके अगेंस्ट में महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस एक तरफ चुनाव लड़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस, और इनके दूसरी तरफ महात्मा गांधी ने अपने उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को चुनाव लड़ा दिया। पट्टाभी सीतारमैया सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में चुनाव लड़े थे 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन का। गांधी जी ने इनसे पहले एक नाम अनाउंस किया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद का। मौलाना अबुल कलाम आजाद, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध में। तो पट्टाभी सीतारमैया चुनाव लड़ते हैं। पट्टाभी सीतारमैया सुभाष चंद्र बोस से चुनाव हार जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस 1939 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस त्रिपुरी अधिवेशन चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन गांधी जी इस बात से दुखी हो जाते हैं, और गांधी जी दुखी होकर कहते हैं कि यह मेरी हार है, यह पट्टाभी की हार नहीं, मेरी हार है। पट्टाभी की हार नहीं, मेरी हार है, ये गांधी जी ने कहा था। कब कहा था? 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, चुनाव में। उसके बाद साथियों, सुभाष चंद्र बोस को इस बात से दुख पहुंचता है और सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। 1939 में इस्तीफा दे देते हैं और 1939 में एक अलग पार्टी का गठन करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में कांग्रेस से अलग होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किया। तो मान लीजिए जो चुनाव जीत गया उसने त्यागपत्र दे दिया और ये हार गए, तो अध्यक्ष कौन बना था? तो 1939 त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाद में इनको सर्वसम्मति से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। नाम याद रखिएगा साथियों। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? उत्तर होगा डी, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। हमारे भारत के जो देशी रियासत के राजा थे तथा ब्रिटिश भारत जो सरकार थी, उन दोनों के मध्य वित्तीय और जो भी समस्याएं थी उन सभी के समाधान के लिए बटलर समिति का गठन किया गया था 1927 ईस्वी में। इसमें भारतीय जो राजा थे, देशी राजा, देशी रियासतें के राजा जो थे, इन लोगों ने अपना एक वकील भी नियुक्त किया था। इसका नाम याद रखिएगा, लेजली स्कॉट कौन था? लेजली स्कॉट 1927 बटलर कमेटी में देशी रियासतों के तरफ से नियुक्त वकील था। छठा प्रश्न पूछा गया, राज्यों का विलयीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ था वे थे? उत्तर होगा डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे भारत के सरदार लौह पुरुष, इन्हीं के नेतृत्व में 565 भारतीय रियासतों का एकीकरण हुआ था और अखंड भारत का निर्माण हुआ था। हमारे अखंड भारत के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। इन्होंने 565 रियासतों को एक करके हमारे भारत का निर्माण किया था। और 565 रियासतों में साथियों, पहले तो आसानी से 562 रियासतें आसानी से भारत में मिल गई, अखंड भारत में मिल गई। इनमें इनका मिलना 15 अगस्त 1947 तक हुआ। 15 अगस्त 1947 तक कितने प्रांत, कितने रियासतें मिल गई थी? 562 रियासतें। 3 रियासतें नहीं मिली थी। ये 3 रियासतें कौन सी थी? याद रखिएगा, सबसे पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा हैदराबाद। 15 अगस्त 1947 के बाद भी ये 3 प्रांत, 3 रियासतें अभी भारत में नहीं मिली थी, लेकिन 1948 तक ये तीनों भी मिल गई। क्या हुआ? जम्मू कश्मीर के राजा का विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा के, जम्मू कश्मीर के राजा पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा करके इसको भारत में मिला लिया गया। और जूनागढ़ में जनमत संग्रह करा करके इसको भी भारतीय राज्य में मिला लिया गया। हैदराबाद में सैन्य कार्यवाही किया गया और ऑपरेशन पोलो चलाया गया। सैन्य कार्यवाही हुआ, सेना भेज करके हैदराबाद को भी भारतीय रियासत में, यानी अखंड भारत में मिला लिया गया, हमारे भारत के राज्यों में शामिल कर दिया गया। ये तीनों भी शामिल हो गए। इस प्रकार 565 रियासतें मिल करके तब हमारे भारत का निर्माण हुआ है। सातवां प्रश्न पूछा गया है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3
राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया था? उत्तर होगा बी, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। आरंभ में 15 अगस्त 1947 तक ये भारतीय राज्य में नहीं मिले थे। बाद में जूनागढ़ में जनमत संग्रह करा के, हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो सैन्य कार्रवाई से और जम्मू कश्मीर में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा के भारतीय राज्य में मिलाया गया। आठवां प्रश्न पूछा गया है, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? उत्तर ए, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना, ऐसा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पॉलिसी थी, नीति थी। हुआ क्या साथियों, आपको याद होगा 1 सितंबर 1939 ईस्वी जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण कर दिया जाता है, जिसके बाद से सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार हम सभी जानते हैं मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में होता है, जैसा कि प्रथम भी हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध भी इन्हीं दोनों के बीच हुआ था। पूरी दुनिया दो खेमे में बट गई थी। एक तरफ अमेरिका था, मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया और चीन, ये मित्र राष्ट्र में थे। दूसरे तरफ धुरी राष्ट्र में अगर देखा जाए, धुरी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी। यहाँ साथियों एक बात याद रखना है, प्रथम विश्व युद्ध में जापान इस तरफ से था और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान, सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान धुरी राष्ट्र के तरफ से हो जाता है। हमारा भारत किस तरफ से था, तो ब्रिटेन का उपनिवेश होने के नाते प्रथम विश्व युद्ध में भारत ब्रिटेन की तरफ से लड़ा, लेकिन अंग्रेजों ने कहा था प्रथम विश्व युद्ध जीतने के बाद हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। ऐसा उन्होंने नहीं किया, धोखा दे दिया अंग्रेजों ने। इस बात से नाराज होकर के 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है, तो हम लोगों की यही पॉलिसी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यही पॉलिसी थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में हम लोग शामिल नहीं होंगे। लेकिन अगर अगर अंग्रेज कहते हैं कि पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी, ब्रिटेन का आप सहयोग करिए, अगर युद्ध जीत जाएंगे हम तो स्वतंत्र कर देंगे, ऐसा आश्वासन दिया जाए, लिख करके दिया जाए, तब हम युद्ध में शामिल होंगे। 9वां प्रश्न पूछा गया है, द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ? द्वितीय महायुद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध एक ही बात है साथियों। 1939 ईस्वी से शुरू होकर के 1945 ईस्वी तक चला था, जब जापान ने सरेंडर किया था, धुरी राष्ट्र हार गया था और मित्र राष्ट्र जीत गए थे। 10वां प्रश्न पूछा गया है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? उत्तर होगा विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल 1939 से लेकर के 1945 तक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। चर्चिल के समय में सेकेंड वर्ल्ड वार होता है। 11वां प्रश्न पूछा गया, भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया? उत्तर होगा चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों ने। चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों ने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था और एक लेख लिखा था, नाउ आर नेवर नाम से एक लेख प्रकाशित किया और पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों ने। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट थे सब, ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले थे। 12वां प्रश्न पूछा गया है, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था? उत्तर होगा सी, मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल नाम के कवि और शायर थे। इन्होंने 1930 ईस्वी में 1930 ईस्वी में इलाहाबाद में 1930 ईस्वी में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है। मुस्लिम लीग का अधिवेशन 1930 इलाहाबाद में होता है। वहीं पर इन्होंने, मोहम्मद इकबाल नाम के कवि और शायर ने मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र का विचार दिया। लेकिन पाकिस्तान शब्द अगर पूछा जाएगा तो चौधरी रहमत अली, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट। 13वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? उत्तर ए, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। 14वां प्रश्न पूछा गया है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था? उत्तर होगा सी, मार्च 1940 ईस्वी में। मार्च 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया। ये साथियों लाहौर में 1940 ईस्वी में, मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है, जिसका अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना। इसी लाहौर अधिवेशन 1940 में, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। 15वां प्रश्न पूछा गया है, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? तो 1940 के लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। 16वां प्रश्न पूछा गया है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर सी, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की
1940 ईस्वी मार्च 1940 में हुआ था। यहीं पर साथियों पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था। 17वां प्रश्न पूछा गया है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? उत्तर होगा आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे। 1940 ईस्वी में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। इसमें प्रथम सत्याग्रही उन्होंने चुना था आचार्य विनोबा भावे को। और 1940 में पवनार आश्रम ये महाराष्ट्र में है साथियों। पवनार आश्रम महाराष्ट्र से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत आचार्य विनोबा भावे द्वारा कर दी जाती है। वही प्रश्न पूछे कि दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही, प्रथम तो हो गए, दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो उत्तर करिएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही चुने गए थे गांधी जी के द्वारा 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में। 18वां प्रश्न पूछा गया है, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? उत्तर होगा 1942 ईस्वी में। मार्च 1942 में एक सदस्य था, नाम था उसका स्टेफोर्ड क्रिप्स। यही सदस्य, यही अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स, इसी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय क्रिप्स मिशन भारत आता है। कौन भेजता है? तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, ब्रिटेन का पीएम, तत्कालिक ब्रिटेन का उस समय पीएम था चर्चिल, इसने भेजा था। और ये चर्चिल का नाम याद रखिएगा आप कुछ प्रश्नों से। चर्चिल ने ही गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। चर्चिल ने कहा था कि मेरे प्रधानमंत्री के कार्यकाल में या मेरे रहते हुए कभी भी भारत को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, भारत हमारे हाथों से स्वतंत्र नहीं होगा। ये बात इसी चर्चिल ने कहा था। इस चर्चिल के ऊपर दबाव पड़ा साथियों ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया देश का दबाव पड़ा, चीन देश का दबाव पड़ा, यूएसए देश का दबाव पड़ा। मित्र राष्ट्रों के दबाव के बाद चर्चिल ने डिसीजन लिया 1942 मार्च 1942 में एक सदस्यीय स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में मिशन भेजता है। लेकिन साथियों ये खाली फॉर्मेलिटी रहता है, कुछ इसमें रिस्पॉन्स नहीं निकलता, ये असफल हो जाता है, क्रिप्स मिशन असफल हो गया था। 19वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? उत्तर डी विस्टन चर्चिल। विस्टन चर्चिल ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था 1939 से लेकर 1945 तक। यूएसए, चीन, ऑस्ट्रेलिया के दबाव में उसने मार्च 1942 में स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक सदस्यीय क्रिप्स मिशन भारत भेजा, भारत में संविधान का विचार करने के लिए और भारत को स्वतंत्र करने की कवायद शुरू करने के लिए। 20वां प्रश्न पूछा गया है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा वर्धा में। वर्धा साथियों महाराष्ट्र में है। वर्धा महाराष्ट्र में कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित होता है। इस प्रकार का कोई आंदोलन चलेगा, क्विट इंडिया मूवमेंट चलेगा। अब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है। ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में व्यस्त है और कमजोर पड़ा है, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है कि हम लोग एक आंदोलन चलाएं और अपने भारत को स्वतंत्र करें और 150 साल 190 साल तक की गुलामी के दास्ता से स्वतंत्र हो। इसके लिए साथियों ये जब इस डेट को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया तो फिर आगे 7 अगस्त 1942 ईस्वी को 7 अगस्त 1942 ईस्वी को बंबई में बंबई में ग्वालिया टैंक जगह है एक, यहाँ पर ये भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा पेश किया जाता है और 8 अगस्त 1942 को इसे पारित कर दिया जाता है और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। सारा डेट याद रख रहिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू होता है? 9 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कब पारित होता है? ये पारित होता है एक दिन पहले। पेश कब हुआ था? उसके एक दिन पहले। और यहाँ पे वर्धा में कांग्रेस के सम्मेलन में स्वीकार किया गया था 14 जुलाई 1942 को। इसके बाद क्या होता है? ब्रिटिश सरकार के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर शुरू कर दिया जाता है। ऑपरेशन जीरो आवर अंग्रेजों द्वारा लगा दिया जाता है, जिसमें सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था, गांधी जी के आह्वान पर शुरू हुआ था। लेकिन गांधी जी ने कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन में कोई लीडर नहीं रहेगा, कोई भी लीडर नहीं रहेगा। अगर किसी की गिरफ्तारी हो रही है तो वो जेल जाएगा, तो उसके बाद पीछे से कोई ना कोई नेतृत्व संभाल लेगा। ये आंदोलन जो रहेगा वो स्वतः स्फूर्त रहेगा। और इस आंदोलन में गांधी जी ने नारा दिया था डू आर डाई का नारा गांधी जी ने, करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। इस दौरान साथियों दो कार्य और याद रखिएगा आप।
समानांतर सरकार का गठन होता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय समानांतर सरकार का गठन होता है। इसी दौरान साथियों कांग्रेस के द्वारा ऑल इंडिया रेडियो का गठन किया जाता है और भूमिगत रह के अंडरग्राउंड रह करके राम मनोहर लोहिया के द्वारा नियमित रूप से इसमें स्पीच दिया जाता है। इसमें एक और सदस्य थी उषा मेहता, इनका भी नाम आप याद रखेंगे। उषा मेहता भी कभी कभी अस्थायी तौर पर ऑल इंडिया रेडियो में अपना स्पीच देती थी। 21वां प्रश्न पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? उत्तर होगा लॉर्ड वेवेल। भारत का प्रधान सेनापति का मतलब हुआ भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में भारत का गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड वेवेल था। और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय या क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। 22वां प्रश्न पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। अंग्रेजों के द्वारा इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ऑपरेशन जीरो आवर शुरू कर दिया जाता है। इसका प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 7 अगस्त को। पारित कब हो जाता है? अगले दिन 8 अगस्त को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हो जाता है? उसके अगले दिन 9 अगस्त 1942 को। 23वां प्रश्न पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में पारित किया गया? उत्तर होगा बंबई के ग्वालियर टैंक में पारित किया गया था। कब पारित हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक में पारित हो गया था। 24वां प्रश्न पूछा गया है, करो या मरो का नारा दिया गया? उत्तर डी, महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान करो या मरो डू और डाई का नारा दिया गया था। 25वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? उत्तर होगा इस विकल्प के अनुसार सी, उषा मेहता। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये विकल्प मिलेगा, आप उषा मेहता मारेंगे। लेकिन अगर यहीं पे ऑप्शन मिल जाए राम मनोहर लोहिया, तो आप पढ़े अभी राम मनोहर लोहिया ये मुख्य रूप से नियमित रूप से कांग्रेस रेडियो में प्रसारण करते थे। राम मनोहर लोहिया विकल्प के तौर में थी उषा मेहता भी। ये था साथियों गर्व सीरीज जीएस की सीरीज का 36वां वीडियो क्लास। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो साथी पहली बार वीडियो देख रहे हैं उन सभी का वेलकम है। अपने चैनल से जुड़ जाइए। जीएस की एक निःशुल्क श्रृंखला कोर्स शुरू हुई है अपने चैनल पर। अपने चैनल पर जाइए, डिटेल में आपको कोर्स मिलेगा। उस कोर्स में जाइए, देखिए 36 गर्व सीरीज का वीडियो पड़ा है। 2 और वीडियो क्लास आएगा। भारतीय इतिहास हम कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में हम लोग एंट्री करेंगे। आप लोग नियमित रूप से इंटरनल मोटिवेट होकर पढ़ते रहिए, बाहरी मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। नोट्स बनाइए, पढ़िए नियमित रूप से। आप 4-5 महीने पढ़िए, आपका जीएस पर एकदम जबरदस्त तगड़ा कमांड हो जाएगा। कि मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।